हाँ जी, हम आगे बढ़ाते हैं बात को। तो अभी ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। जैसे मानो हमें कहा जाए कि ये सरफेस है और एक पार्टिकल h वर्टिकल हाइट ट्रेवल करता हुआ इस सरफेस को टकराता है, और लेट्स से ये एंगल मुझे दिया हुआ है थीटा। सरफेस कैसी है, स्मूथ। assume collision to be elastic। find velocity of particle after collision। एक्सप्रेस वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, इधर आई कैप लेकर और इधर जे कैप लेकर के वेक्टर फॉर्म में पार्टिकल की वेलोसिटी को हमें एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे जी? देखिए बच्चों, क्या है, आपको फोर्स का डायरेक्शन ड्रॉ करना होगा। कोलिजन के दौरान फोर्स कैसा लगा, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन डिसीजन लेते हैं कि किस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, किसमें चेंज होगा। अब जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, हमें दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ है इसका मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर। क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? अब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो क्या है, अच्छा इस बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में कितनी है, √2gh। ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, √2gh cos थीटा और √2gh sin। मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लिए किस डायरेक्शन में, फोर्स के पैरेलल और फोर्स के परपेंडिकुलर। फोर्स की लाइन में और फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन में। और कंसेप्ट क्या लगाएंगे कि भाई फोर्स के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब टक्कर के बाद भी जो वेलोसिटी होगी उसका इस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट में चेंज नहीं आएगा। तो वो तो क्या होगी, टक्कर के बाद भी कितनी रहेगी, √2gh sin थीटा ही रहेगी, है ना। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें चेंज आ जाए, उसमें मान लो कि वो कितना हो गया, dy, वो कितना हो गया, dy। अब ये जो, क्या ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है और ये लाइन ऑफ मोशन। जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन है, क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पे डिपेंड करती है,
तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पर इस वाली वेलोसिटी से तो डिसाइड नहीं होगा। इस वेलोसिटी की वजह से थोड़ी सरफेस से पास या दूर जा पा रही, सरफेस के पास आना या सरफेस से दूर जाना वो तो किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस की जो नॉर्मल डायरेक्शन उस पे डिपेंड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस डायरेक्शन में, अलोंग कॉमन नॉर्मल, समझ रहे, इक्वल टू velocity of approach along common normal is equal to velocity of approach along common normal। तो velocity of separation along common normal कितना हो जाएगा, क्या ये vy हो जाएगा, और velocity of approach along common normal कितना हो जाएगा, क्या ये √2gh cos थीटा हो जाएगा। टक्कर के पहले इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, √2gh cos थीटा, तो इस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा, टक्कर के बाद वेलोसिटी हो गई vy दूर, तो इस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है, और क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होना चाहिए इसके वेलोसिटी ऑफ, तो क्या हो गया जी, हमको टक्कर के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट पता चल गए, सरफेस के पैरेलल कितना रह गया, √2gh sin थीटा, और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो गया, √2gh cos थीटा। क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई, बोलिए। ये एंगल थीटा है, आप थोड़ी देर के लिए इस एंगल को अल्फा मान लो, या उसको नहीं मानो अल्फा, तो इसको अल्फा मानो। tan अल्फा की वैल्यू क्या है, √2gh sin थीटा अपॉन √2gh cos थीटा। है ना, अच्छा जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो इधर थी क्या, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे थी क्या, ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा, ये थीटा है तो वो कितना होगा, तो नॉर्मल के साथ इनिशियल वेलोसिटी कितना एंगल बना रही थी, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल टू द सरफेस, इसके साथ इनिशियल वेलोसिटी कितना एंगल बना रही थी थीटा, और ये फाइनल वेलोसिटी, ये नॉर्मल लाइन है, अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ गई, तो हम इसको एज अ रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हैं क्या है, अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो angle of incidence will be same as angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब इनिशियल वेलोसिटी का नॉर्मल के साथ एंगल,
फाइनल वेलोसिटी का नॉर्मल, और क्या फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी u के बराबर ही आ जाएगा। देखो इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालो, इसका और इसका, क्या वो फिर से √2 GHE आ जाएगा, है ना। मतलब क्या है, अगर किसी फिक्स्ड सरफेस के साथ इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनिशियल स्पीड इक्वल टू फाइनल, u स्पीड से आया u स्पीड से जाएगा, थीटा एंगल पे आया थीटा एंगल पे, है ना। मान लो एक पार्टिकल वर्टिकली टकराता है सरफेस से और टकरा करके हॉरिजॉन्टली चला जाता है, कैसे टकराता है जी, वर्टिकली टकराता है और हॉरिजॉन्टली, ये एंगल हमें दिया हुआ है कितना, थीटा, ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा। सरफेस के बारे में दिया हुआ है, सरफेस कैसी है, इसको तो हमें पता करना है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन P। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू हमें पता करनी। देखो जी, हमें स्पीड्स के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया गया, तो मान लेते हैं ये u है और ये, है ना। क्या u और v में कोई रिलेशन स्थापित कर सकते हो, क्या कोई ऐसी डायरेक्शन है जिसपे फोर्स नहीं लगा,
प्लेन के अलोंग स्मूथ सरफेस है तो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा। तो यानी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में प्लेन के पैरेलल वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में तुरंत बाद की बात कर रहे हैं है ना। वैसे वैसे mg का कंपोनेंट लग रहा है लेकिन mg कैसा फोर्स है, इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव। नॉन इंपल्सिव मतलब छोटे समय में कोई खास नहीं, जिसको बोलते हैं ना कि वो क्या होता है छोटे से टाइम में mg कुछ नहीं होता। छोटे से टाइम में टाइम उसको बड़ा दे दो तो ठीक है, छोटे टाइम में क्या है जी, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो साहब ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वेलोसिटी u, इस v का इधर कंपोनेंट करो तो कितना आएगा v cos थीटा। u का इधर कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा u cos 90 माइनस थीटा, या उसको क्या लिख सकते हैं u sin थीटा। तो एक रिलेशन तो ये आ गया ना v cos थीटा इक्वल टू u sin थीटा, या v को लिख दो u tan थीटा। ये मैंने क्या किया, since the surface is smooth implies no impulsive force along the surface. There is no impulsive force along the surface. अब बात आती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। देखो ये वेलोसिटी है u, इधर कंपोनेंट u sin 90 मतलब cos 90 माइनस थीटा, तो उसको क्या लिखते हैं u sin थीटा। तो इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा नॉर्मल के अलोंग u cos थीटा। और इस u की अगर मैं बात करूं v का, तो इधर है v cos थीटा, टक्कर के बाद इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा v sin, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है जी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along normal divided by velocity of approach along normal. What is velocity of separation? Is it v sin theta? What is velocity of approach? Is it u cos theta? v को u tan theta लिख सकते हैं। u से u कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई थी tan स्क्वायर, क्यों क्या बात समझ में आता है। क्या थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए क्या, ऐसा पोजीशन फिजिबल होने के लिए? Should there be any restriction of theta for such a position to be feasible? Theta should be less than 45 degree.
क्योंकि थीटा 45 से बड़ा हो गया, तो tan 45 ग्रेटर देन 1, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से बड़ा हो तो हो ही नहीं सकता, कभी सुपर इलास्टिक कोलिजन टाइप हो जाए, नहीं, एनर्जी एक्स्ट्रा कहां से मिलेगी, समझ में आ रही बात? तो क्या है, ऐसा कोलिजन तभी फिजिबल है जबकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जी, लेस, मतलब लेस देन 1 हो, या थीटा कैसा हो, लेस देन 45, है ना। तो क्या है बच्चों, ऑब्लिक कोलिजन में ना आपको फोर्स पकड़ना बहुत जरूरी है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ना, उसके हिसाब से फिर अपन इक्वेशन बनाएंगे। जिधर फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वेलोसिटीज में कोई चेंज नहीं आता है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो जनरली कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लगता है, उस डायरेक्शन के कंपोनेंट में चेंज आएगा, लेकिन पूरे सिस्टम को लेकर के तो उस डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, है ना। जैसे और देखो, अब क्या करते हैं, मान लो हमें कहा जाए कि ये ऐसा, these are two discs of equal radius, two smooth discs of equal radius and equal mass, ठीक है, ये A है, ये B, A is at rest and B is moving with velocity u as A रेस्ट कर रहे हैं और B किस वेलोसिटी से जा रहा है, u वेलोसिटी, है ना, and they lie on a smooth horizontal surface, है ना, coefficient of restitution between them is 1 by, find velocities of A and B after the pulling, find velocities of A and B after the pulling.
कैसे करेंगे जी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा होगा? कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल कैसे पता करेंगे? दोनों के सेंटर पे ज्वाइन करते हैं, है ना? तो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो। क्या कॉन्सेप्ट होता है जी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज में कोई चेंज नहीं आता। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटीज में कोई चेंज, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ये इधर वेलोसिटी के कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब देखो क्या है, ये जो ए है इसके पास तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, जब कोई वेलोसिटी नहीं थी तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना जी, इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको वाई एक्सिस। तो क्या हम बोलते हैं कोलिजन के बाद, आफ्टर द कोलिजन क्या मैं बोल सकता हूं ए की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो ही रहेगी? velocity of A in y direction will remain zero. क्यों? और B की अगर बात करो, देखो इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ये वेलोसिटी u इधर थी, तो B के पास x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी? u cos थीटा। y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी? u sin इधर थी। क्यों? ये वाला कंपोनेंट था कितना? u cos, ये कंपोनेंट कितना था जी? u sin। तो क्या बोल सकता हूं b की वेलोसिटी y डायरेक्शन में वो माइनस u sin थीटा ही रहेगी। अपन ने अपवर्ड डायरेक्शन को उधर वाली को पॉजिटिव बोल दिया, तो इसका मतलब टक्कर के बाद ये वाला कंपोनेंट पता चल गया कितना हो गया? u sin, है ना? और a ने मान लो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्वायर कर ली vax, और b के पास वेलोसिटी बच गई vbx। टक्कर के बाद x डायरेक्शन में a की वेलोसिटी हो गई vax, b की वेलोसिटी हो गई vbx। इन दोनों को सिस्टम मान करके तो किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। If I consider A and B on the system as a system, because they are placed on a smooth surface, तो ग्राउंड तो कोई फ्रिक्शन लगा नहीं रहा है, तो सरफेस के अलाउंग किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम
अप्लाई कर सकते हैं। अब अननोन किधर बचा है, एक्स डायरेक्शन में ही तो अननोन बचा है, तो एक्स डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर, है ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन on a plus b in x direction। x डायरेक्शन में a प्लस b पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा जी, a का पास 0 था, b के पास mu cos थीटा, बाद में a के पास m vax, b के पास m bbx, m से m कैंसिल हो गया, क्या आ गया vax प्लस bbx। ये किसके बराबर आ गया जी, u cos थीटा के बराबर। बोलिए, अगली इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली लगा देंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लगा दो तो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल ये लाइन, इसके अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखो, क्या होगा vax माइनस bbx, सेपरेट होने वाली वेलोसिटी। तो जो दूर भाग रहा है उसकी पॉजिटिव, जो पास आ रहा है उसकी नेगेटिव, vax माइनस bbx। यदि ये दोनों ऐसे ऐसे चल रहे होते तो क्या लिखता, vx प्लस bbx। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया आफ्टर कोलिजन, इक्वल टू e टाइम्स व्हाट इज e, 1/3 टाइम्स क्या, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अराउंड कॉमन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है जी, u cos थीटा, इसको लिख देंगे 1/3 ऑफ u cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, फटाफट सॉल्व हो जाएगी। ऐड कर दो, ऐड करते ही क्या हो जाएगा जी, अब तो ये हो जाएगा vax की वैल्यू आ जाएगी 2u cos थीटा बाय v, और bbx क्या हो जाएगा जी, u cos थीटा बाय। क्या ऐसी वेलोसिटीज पता लगा सकते हैं, बोलिए। तो टक्कर के बाद अच्छा ये थीटा की वैल्यू भी पता लगा सकते हो। अभी एक काम तो वही है, थीटा की वैल्यू पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, हमें ऐसा डायग्राम दिया होगा, ये डिस्टेंस क्या है, ये पूरी क्या हो गई, यही एंगल को थीटा बोल रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
मतलब थीटा कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये m मास की बॉल है, u वेलोसिटी से चल रही है। ये सरफेस स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, इलास्टिक कोलिजन होता है। Find velocities of wedge and ball after collision. Find velocities of wedge and ball after collision. अब तुम सबसे पहले एक काम करो, और एग्जाम में भी वही चीज एग्जाम में भी आनी चाहिए, क्या दोनों का कोलिजन के दौरान फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ एंड शो ओनली इंपल्सिव फोर्सेस। ड्रॉ FBD of ball separately and 2m separately during collision and indicating only impulsive forces.
देखो क्या है, अगर बॉल की बात करें तो उस पे तो सिर्फ इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वही एक इंपल्सिव फोर्स है ना। और यदि वेज की बात करें तो बॉल ने वेज पे लगाया, वेज ने बॉल पे लगाया तो बॉल भी वेज पे लगाएगी। और एक क्या ग्राउंड का नॉर्मल भी इंपल्सिव होगा जो वेज पे लगी। बॉल ने वेज पे ऐसे लगाया तो क्या होगा, इधर भी तो एक इंपल्सिव फोर्स है। ये वाला फोर्स क्या करेगा, वेज को नीचे ढकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन जमीन है सख्त है तो वो क्या है, वो उसको ऊपर फोर्स लगा के उसको रोकेगी। ऐसा नहीं है कि जो मैं सोचो कि इधर से नॉर्मल लगा तो वेज कुछ चलेगा ना, ऐसा नहीं। वो नॉर्मल क्यों लग रहा है, क्योंकि इस नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए। ये वाला नॉर्मल अगर इंपल्सिव नहीं होता तो इसको थोड़ी अपने मन से थोड़ी इसको क्या लग रहा है, इसको उचका दो। क्यों लग रहा है, क्योंकि वो ये नॉर्मल का कंपोनेंट इधर आ रहा है जो इसको नीचे ढकेल रहा है। वो कह रहा है भाई हम तो रिजिड सरफेस से नीचे जाने नहीं देंगे, तो जो तुम लगा रहे हो हमको मैच करना पड़ेगा, है ना। ये बात अकेले बॉल का किसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है क्या, अकेली बॉल, अकेली बॉल का क्या कोई ऐसी डायरेक्शन सोच सकते हो जिसके इंपल्सिव फोर्स नहीं लगा बॉल पे। क्या क्या सोच रहे हो, जल्दी करो, किधर लगा, वेज के अलाउंग, है ना। हम क्या लिख सकते हैं, ये u है, u वेक्टर को इधर बना दो, ये 37 ही है, ये 37। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या है, इधर है u cos 37, परपेंडिकुलर वाला क्या है u sin 37। तो क्या मैं बोल सकता हूँ u cos 37 वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है, क्यों, तो बॉल की कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, u cos 37 की u cos 37 ही, लेकिन इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, जो u sin 37 थी उसमें तो चेंज आएगा, उस डायरेक्शन को फोर्स लगा तो इधर वेलोसिटी चेंज होकर के कुछ मान लेते हैं हो गई v इन y डायरेक्शन, क्यों ऐसा मान सकते हैं। तो टक्कर के बाद बॉल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट पे हमने उसकी वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया, है ना, एक u cos 37 एक v y, ठीक है। अब वेज की बात करते हैं, वेज किस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्वायर करेगा टक्कर के बाद, राइट साइड में करेगा, क्यों, नॉर्मल लगा है ऐसे, उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो एंड डैश से नॉर्मल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से वेज विल एक्वायर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, उसको वेलोसिटी ऑफ वेज मान लें vw। कितने वेरिएबल हैं, vy और दो ही वेरिएबल, दो इक्वेशन चाहिए। क्या पूरे सिस्टम का किसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, सरफेस का, ग्राउंड सरफेस के, क्यों, अगर इस पूरे को सिस्टम मान ले तो ये वाला नॉर्मल तो इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स सिर्फ ये लग रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, वेज प्लस बॉल का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन वेज प्लस बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन वेज प्लस बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसे करेंगे जी? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन वेज प्लस बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो कैसे लिखें? mu के इनिशियल मोमेंटम, वेज के पास तो शुरू में कितना था 0, बाद का मोमेंटम वेज बॉल का लिखना पड़ेगा। अब बॉल के पास दो कंपोनेंट है वेलोसिटी, u cos 37 भी है और dy भी है ना। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप बनाओगे क्या ये एंगल 37 बनेगा और इधर वाला एंगल 53 बनेगा? तो बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेट क्या हो जाएगा? m into u cos 37 minus by cos 53 क्यों बेटा? u cos 37 into cos 37, u cos 37 का भी cos 37 वाला फॉर्म नहीं, तो u cos 37 cos 37 minus b by cos 53, ये तो बॉल का है। वेज का 2m into vw ऐसा कर देंगे, 2m into vw क्या आ जाएगा? m से m कैंसिल हो गया, तो u is equal to 4 by 5 into 4 by 5 16 by 25 minus 3 by 5 plus 2bw, तो इसको आप उधर शिफ्ट कर दो, तो 9u by 25 equal to 2bw minus 3by by, ये एक इक्वेशन आ गई थी नहीं। दूसरी इक्वेशन क्या लगा दें? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कैसा कोलिजन दिया हुआ है जी? कोलिजन कैसा दिया हुआ है? इलास्टिक कोलिजन। तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग किधर? कॉमन नॉर्मल अलोंग कॉमन। तो क्या लिख देंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे लिखें? देखो बॉल के पास तो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी vy है, वेज के पास किधर है? vw cos 37, नीचे की तरफ है vw sin 37, तो vy plus vw sin 37, vy plus vw sin 37, बोलिए vy plus vw sin 37 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या उसको u sin 37 लिख सकते? बोलिए क्या आ जाएगा जी? vy plus 3vw by 5 इक्वल टू 3u by, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बोलिए साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। py की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3u by 5 minus 3vw by 5, तो आ जाएगा 9u by 25 equal to 2vw minus 3 by 5 multiplied by vy की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा? 3 by 5 into u minus vw, है ना। ये 9u by 25 इधर लिखा हुआ है, एक और 9u by 25 क्रिएट हो जाएगा, 18u by 25 equal to 2vw plus 9vw by क्या आ जाएगा? 18u by 25 इक्वल टू 50 और 9 59 vw by 25 से 25 कैंसिल करो, vw की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18u by 59, 18u by 50
बोलिए जी। सर थोड़ा सा स्क्रीन कट रहा है। हाँ बेटे क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन कट रहा है सर। बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो राइट साइड में स्क्रीन कट रहा है, वो 2MVW आपने लिखा है ना उस साइड वाला। हाँ बस उसके आगे कुछ नहीं है। 2M ओके सर। VW ही अंतिम चीज लिखी है मैंने, है ना? उसके आगे कुछ नहीं है बेटे। अब ठीक है। हाँ सर सही। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन किसका हुआ जी? किस तरह का कोलिजन? ऑब्लिक कोलिजन, है ना? और बाकी इस तरह के क्वेश्चन शीट में हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए आप, है ना? अब हम आगे चलते हैं और इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज व्हाट? वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम, है ना? ऐसे सिस्टम्स जिनमें कि मास जो है वो अलग हो रहा है, किसी से कंटिन्यूअसली अलग हो रहा है ना? तो देखो बात क्या है, जैसा कि होता है कब? रॉकेट प्रोपल्शन के। रॉकेट प्रोपल्शन के टाइम पे ऐसा होता है नहीं। क्या होता है? फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होकर गैसेस बनती है, गैसेस को किसी मैकेनिज्म के थ्रू हम बहुत हाई वेलोसिटी देते हैं। तो हम गैसेस पे फोर्स लगाते हैं नीचे, गैसेस रॉकेट पे फोर्स लगाती है। वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब देखो सिंपल सी बात है कि किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स को क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से लिखा जा सकता है? ऑन एनी सिस्टम नेट फोर्स कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट। हम यहां पे मान लेते हैं कि यू रिलेटिव क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस with respect to the rock. Relative velocity of gases with respect to the rocket. Relative velocity of gases with respect to the rocket. ये क्या है? U rel. ठीक है? इसका मतलब क्या है? रॉकेट के रिलेटिव वेलोसिटी इतना है। कहने का मतलब यह है कि जी देखो, जो फ्यूल है हमारा,
मान लो किसी समय पर रॉकेट का मास m है, वो v स्पीड से उड़ रहा है। रॉकेट का मास m है, वो किस स्पीड से उड़ रहा है? v स्पीड से। ये कब स्थिति है? एट टाइम t। t प्लस dt पे क्या होगा? कुछ गैस इसने बाहर एमिट कर दी, इसका मास हो गया m माइनस dm। मास कितना हो गया? m माइनस dm। और जब इसने उन गैसेस को अपने रिलेटिव किस वेलोसिटी से एमिट किया? v u रेल। तो इसकी खुद की वेलोसिटी क्या हो गई? v प्लस dv। और उन गैसेस की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो गई? क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? v प्लस dv माइनस u रिलेटिव। और उसका मास मान लेते हैं कितना है भाई? dm हो जाएगा, वहां से dm कम हो गया तो यहां पे dm। ये कैसे लिखा जी? रिलेटिव वेलोसिटी नीचे की तरफ मैंने मानी थी, उस वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी ऐड कर दी, रॉकेट की वेलोसिटी। तो गैसेस की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल गई, है ना? अब देखो dv तो बहुत कम है ना, तो इसको लगभग v माइनस यू रिलेटिव भी लिख सकते हो। इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू। तो देखो ये जो dm मास था पहले अंदर था, किस वेलोसिटी से चल रहा था? v वेलोसिटी से। अब किससे चलने लग गया? v माइनस यू रिलेटिव वेलोसिटी से। तो उस पर अपन dp बाई dt लगा दें। किस पे लगा दो dp बाई dt? ऑन द that dm mass which gets separated from the rocket in dt time, which gets separated from the rocket in। तो उस पे अपन लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू उसके मोमेंटम में चेंज। मोमेंटम में चेंज कैसा हो गया? dm इंटू v प्लस dv माइनस यू रिलेटिव, ये फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? dm इंटू v। और इसको डिवाइड कर दो जी किससे? dt। तो क्या आ गया? dm इंटू v से dm इंटू v कैंसिल हो गया। dm इंटू dv माइनस dm इंटू यू रिलेटिव डिवाइडेड बाय dt। ये वाली टर्म इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो ये क्या हो गया? माइनस dm इंटू यू रिलेटिव बाई। तो ये आपके पास किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा जी? थ्रस्ट फोर्स। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स को क्या लिखेंगे? अच्छा, अब ये फोर्स किस पे लग रहा है? डीएम पर। तो क्या इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट पे लगेगा? इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट पे लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली थ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको आप लिख सकते हो u रिलेटिव इंटू dm बाई, है ना? और वेक्टर फॉर्म में पता है इसको कैसे लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं माइनस टाइम्स u रिलेटिव इंटू dm बाई। ये थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट। देखो इसमें क्या है? u रिलेटिव की डायरेक्शन क्या है? नीचे। और dm बाई dt नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो रॉकेट पे थ्रस्ट फोर्स किधर आ गया?
समझ में आई बात? देखो कई लोग इस चीज को ऐसे भी डिराइव करते हैं, क्या बोलते हैं, अगर मैं रॉकेट का टी से टी प्लस डी टी टाइम में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दूं, रॉकेट प्लस उसके अंदर जो गैस थी उसका, कर सकते हैं एम इंटू वी इनिशियल मोमेंटम, बाद में मोमेंटम क्या हो गया एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस डीवी प्लस डीएम इंटू वी प्लस डीवी माइनस यू रिलेटिव। अब देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एम इंटू वी एल एच एस में, एम इंटू वी आर एच एस में भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस डीएमवी से प्लस डीएमवी कैंसिल हो जाएगा, माइनस डीएम डीवी से प्लस डीएम डीवी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कैपिटल एम इंटू डीवी माइनस यू रिलेटिव इंटू डीएम। इसका मतलब क्या है डीएम इंटू यू रिलेटिव इक्वल टू एम इंटू डीवी। क्यों जी, दोनों को dt से डिवाइड कर दो, dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव इक्वल टू m dv बाई dt क्या हो गया नेट फोर्स ऑन द रॉकेट और v रिलेटिव इंटू dm बाई, तो थ्रस्ट फोर्स को बेसिकली कहने का मतलब क्या है, थ्रस्ट फोर्स को आप ऐसा u रिलेटिव इंटू dm बाई dt लिख सकते हैं, थ्रस्ट फोर्स को क्या लिख सकते हो u रिलेटिव इंटू dm बाई, और थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी जी, वो दोनों पे डिपेंड करेगा। देखो u रिलेटिव क्या है, मास, देखो दो केस हो सकते हैं, मास आके ऐड हो रहा या मास सब्ट्रैक्ट हो रहा। यदि ऐड हो रहा है तो dm बाई dt पॉजिटिव होगा, तो फिर थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, है ना। और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मास कम हो रहा है, तो फिर थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन के
क्या हो जाएगा? है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ये बाद उस मास की वेलोसिटी जो कि अलग हो रहा है उसके। यार इसको हमें ऐसा प्लस ही लिखना चाहिए क्या? है ना, प्लस ही लिखना चाहिए। क्यों? जैसे रिलेटिव वेलोसिटी किधर है? नीचे, और इसमें dm बाई dt नेगेटिव है, तो तभी जाकर के थ्रस्ट फोर्स ऊपर, है ना। अब देखो इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। मान लो यही रॉकेट के बारे में ही बात करते हैं। हमें दिया हुआ है क्या? रॉकेट है, t इक्वल टू 0 पे मास उसका है 0, और इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं v नॉट। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे मास है m नॉट, वेलोसिटी है v नॉट। ये क्या करता है? गैसेस इजेक्ट करता है एट अ रेट ऑफ म्यू के जी पर सेकंड। और ये कैसा रेट है जी? कांस्टेंट। इजेक्ट्स गैसेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ कितना? म्यू के जी पर सेकंड। रॉकेट इजेक्ट्स गैसेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ कितना? म्यू के जी पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। एंड अ कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी वी आर opposite to initial velocity। Find the velocity of rocket at time t। देखो मान लेते हैं टी टाइम पे रॉकेट का मास हो गया है m, उसकी वेलोसिटी हो गई है v, है ना। तो रॉकेट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा? थ्रस्ट फोर्स माइनस mg। क्यों जी? थ्रस्ट फोर्स को कितना लिख दें?
dm बाई dt तो म्यू दिया हुआ है, तो म्यू इंटू रिलेटिव वेलोसिटी वी आर, बोलिए यही तो होता है। और mg को तो mg लिख, और नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। नेट फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ गई, म्यू इंटू वी आर बाई एम माइनस जी। एम को क्या लिख देंगे, एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी लिख दें, डीवी बाई डी टी इक्वल टू म्यू वी आर अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस जी। तो डीवी की क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू वी आर इंटू डी टी अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस जी डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दें वी नॉट से वी तक, 0 से टी, 0 से, बोलिए तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, v माइनस वी नॉट, और आरएचएस में क्या आ जाएगा, म्यू वी आर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, डी टी अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी, तो माइनस म्यू से डिवाइड किया एल एन एम नॉट माइनस म्यू टी, और 0 से टी तक, और ये तो सिंपली माइनस जी टी ऐसा लिख सकते हैं। आपके पास आ जाएगा v माइनस वी नॉट, ये म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस वी आर एल एन ऑफ एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस एल एन एम नॉट माइनस जी टी। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आर इंटू एल एन ऑफ, देखो ये माइनस साइन है, वैसे तो एम नॉट माइनस म्यू टी अपॉन एम नॉट होना चाहिए, लेकिन माइनस साइन है तो एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस जी टी, क्या ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें कोई बोले ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो, तो ये जीटी वाली टर्म को हटा दो, यही आंसर आ जाए, क्यों। ऐसा आ जाएगा कुछ, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी रिलेटिव एल एन ऑफ एम नॉट बाई एम माइनस, v इज इक्वल टू वी आर प्लस एल एन एम नॉट बाई एम माइनस जी। बोलिए बच्चों, m क्या है, मास एट टाइम t,
चेन की लेंथ है L और इसका मास है M. Chain is released from rest from the position shown हमें कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट normal force on the chain at an instant when half of it has fallen on the ground. When half of it has fallen on the ground. देखो कैसे करेंगे. मान लो किसी समय तक x लेंथ चेन की नीचे गिर चुकी है और L माइनस एक्स अभी भी हवा में. ठीक है. हो क्या रहा है, जैसे ही आप इसको यहां से छोड़ोगे ये वाली कड़ी जो जमीन के कांटेक्ट में है वो तो रुकी है, रुकी की रुकी रहेगी, और बाकी वाली जो चेन है वो फ्री गिरेगी, फ्री फॉल होगा फिर दूसरी वाली कड़ी टकराएगी खट और रिमेनिंग चेन विल स्टिल फॉल फ्रीली. जैसे ही तीसरी कड़ी टकराएगी वो तो इमीडिएटली रेस्ट पे आ जाएगी एंड बाकी विल स्टिल कंटिन्यू विद एक्सेलरेशन g. क्या मैं बोल सकता हूं कि तब से लेकर अब तक L minus x length has fallen with acceleration g? Till this moment. अब ये टकराएगा तो अब क्या होगा, इसके कुछ पार्ट का रिटार्डेशन होगा तेजी से, है ना. बट अभी तक तो ये L माइनस एक्स तो फ्रीली गिरा है ना हमेशा. तो क्या इस L माइनस एक्स के पास वेलोसिटी अंडर रूट 2gx ऐसा लिख सकता हूं. कितना लेंथ गिर गया, ये x लेंथ गिर के जितना x इसके नीचे से खिसक गया उतना ये नीचे गिरा. क्यों, इसके पास इस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या है, √2gx. अब क्या होगा, ये वेलोसिटी जीरो होने वाली है, डीएम मास की वेलोसिटी जीरो होने वाली है कि नहीं. इसमें से डीएम मास की वेलोसिटी अगले dt टाइम में क्या होने वाली है, जीरो. बोलो वो टकराएगा ना, टकराते रुक गया. तो एक तो वो टकराने में जीरो वेलोसिटी करने में फोर्स लगेगा, दूसरा जो L माइनस जो x लेंथ है वो तो रुकी हुई है, उसके तो वेट को बैलेंस कर रहा है. तो क्या नॉर्मल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, m/l इंटू एक्स इंटू जी. ये तो मैंने क्या लगा दिया, इतने पार्ट पे mg, एक तो इतने पार्ट के वेट को बैलेंस कर रहा है, प्लस जो पार्ट गिरने वाला है उसकी वेलोसिटी को जीरो करेगा, तो प्लस dp/dt. मान लो dt टाइम में dm मास गिर जाता है, तो dm
उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, v माइनस 0 v डिवाइडेड बाय dt। और dm को क्या लिख दूंगा, क्या dm को m बाई एल इंटू वी डी टी ऐसा लिख सकता हूं? m बाई एल इंटू वी डी टी इंटू वी, ऐसा कैसे? क्योंकि v वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो dt टाइम में कितना नीचे गिरेगा, v dt, तो उसका मास क्या हो गया, m बाई एल इंटू वी डी टी। ये क्या आ गया, dm, और उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया, v डिवाइड बाई dt। dt से तो ये एम वी स्क्वायर बाई एल आ गया, एम जी एक्स बाई एल प्लस एम वी स्क्वायर बाई, और v को क्या लिख दूं, 2gx, v स्क्वायर को 2gx लिख दो, तो एम जी एक्स बाई एल प्लस 2mgx बाई, अब x को क्या रखना चाहते हैं अपन, l बाई 2, तो ये वैल्यू 3mg बाई 2 आ जाएगी एट x इक्वल टू l बाई 2। बोलिए बच्चों, एट x इक्वल टू l बाई 2 ये कितना आ जाएगा, mg बाई 2 प्लस mg। देखो वो छोटी सी कड़ी जो गिर रही है इस पर, उस पे फोर्स, और जो x लेंथ की जो गिरी हुई है ऑलरेडी उस पे फोर्स, दोनों को ऐड कर दिया। जो x लेंथ का गिरा हुआ था उस पे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा, और जिसकी वेलोसिटी 0 होने वाला है उस पे dp बाई dt की इक्वेशन लगा। और आप देखो कि वो छोटे से का फोर्स ज्यादा आ रहा है mg, और जो l बाई 2 गिरा हुआ है उसका तो mg बाई 2 आ रहा है। कहने का मतलब उस छोटे से फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? नोट कर लो। बस जी, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, अपना सेंटर ऑफ मास खत्म होता। ठीक है, शीट कितना किया है भाई अभी तक? कर दिया वाह यार, है सरफेस टेंशन वाला भी कर रहे हो साथ में, ठीक है। डाउट वगैरह हो तो उस पर भेजते जाया करो ग्रुप पे, है ना बेटे। देखो शीट में ऐसा है कि 1-3 पहले कर लो, फिर 2 पे आ जाओ, है ना। 1-3 फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर 2 तो मेनली क्या है, एडवांस के लिए ही जरूरत होती। 1-3 और PYQs अगर अपन कर लेते हैं तो वो मेंस के लिए बिल्कुल शानदार, और एडवांस के लिए अपने को 2 की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो 2 जितना हो पा रहा है उतना कर लो, नहीं हो पा रहा है तो उसको अभी मतलब उस 2 के लिए टेंशन लेनी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, अगली क्लास में अपन चालू कर देंगे क्या, RBD, है ना। इसकी शीट डिस्कस कर लें क्या पहले, एक्सरसाइज 1 डिस्कस करना, ठीक है जी, कर लो। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ बेटे मीटिंग, नोट कर लिया ना तुमने? हाँ सर। हाँ, क्योंकि इस लेक्चर के नोट्स नहीं मिलेंगे, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी तुमको, है ना।